सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री का मैं 2 लेक्चर ले चुका हूँ। दो मतलब मैं कॉन्सेप्ट पे लेक्चर ले चुका हूँ और 3 लेक्चर हो चुके हैं हमारे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशन पे। यानी कि इससे पहले मैं आपको क्या क्या बता चुका हूँ। इससे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बीच का रिलेशन क्या होता है वो बता चुका हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पे एक पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू क्या होती है ये बता चुका हूँ। ठीक है, इतना हो चुका है हमारा। आज हम क्या करेंगे, आज हम जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेस पे जो पर्टिकुलर एंगल्स होते हैं उनके बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्या करेंगे, अगर आपको साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, tan 45 cos 45, इन सब की वैल्यूज़ क्या करनी है आपको अच्छे से याद कर लेनी है। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट पे हमें कमेंट कर सकते हैं कि हमें इसका प्रूफ चाहिए, तो मैं प्रूफ भी करवा दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, जो आपका साइन थीटा होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये 3 होते हैं। ठीक है, बाकी साइन थीटा का जस्ट अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट सेक थीटा होता है और टैन थीटा का जस्ट अपोजिट कॉट थीटा होता है। और अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और थीटा यानी कि एंगल, साइन 0 डिग्री हो जाता है हमारा, 30 डिग्री हो जाता है, 45 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है और 90 डिग्री हो जाता है। अब मैंने क्या कहा था, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की होती है 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। अब मैंने क्या कहा था, आपको सिर्फ और सिर्फ साइन वाले की जो पार्टिकुलर एंगल की वैल्यू है वो आपको याद करनी है, बाकी दोनों अपने आप ही आ जाएंगे। वो कैसे आ जाएंगे, ये क्या होता है, ऐसा चलता है कॉस के लिए, यानी कि जो वैल्यू साइन 0 डिग्री की है वो वैल्यू कॉस 90 की हो जाएगी और जो वैल्यू साइन 90 की है वो वैल्यू कॉस 0 डिग्री की हो जाएगी, यानी कॉस 0 डिग्री आ गया 1। जो वैल्यू साइन 60 डिग्री की है वो वैल्यू कॉस 30 डिग्री की होगी। मतलब जो वैल्यू आपकी साइन 60 डिग्री के लिए होती है वही सेम वैल्यू आपकी कॉस 30 डिग्री के लिए होगी, यानी कि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गया √3/2। फिर देखिए ये कहाँ पे आता है, ये आ गया आपका सेंटर में। जो सेंटर वाले का मतलब ये है, जो वैल्यू आपकी साइन 45 डिग्री के लिए होती है वही सेम वैल्यू आपकी कॉस 45 डिग्री के लिए भी होगी। तो यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1/√2। और जो वैल्यू आपकी साइन 30 डिग्री के लिए होती है वो वैल्यू आपकी कॉस 60 डिग्री के लिए होगी, यानी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2। और फिर जो वैल्यू आपकी साइन 0 डिग्री के लिए होगी वही सेम वैल्यू आपकी कॉस 90 डिग्री के लिए होगी, यानी कि कॉस 90 क्या हो गया हमारा 0। अब मैं क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि सबको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर ये नहीं पता है तो पिछली वीडियोस में मैं ये चीज़ बता चुका हूँ, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। tan थीटा यानी कि थीटा यहाँ पे कितना है 0 डिग्री, tan 0 क्या हो जाएगा साइन 0 अपॉन कॉस 0, यानी कि यहाँ से क्या आ गया, साइन 0 की वैल्यू क्या है 0 और कॉस 0 की 1, यानी कि 0/1, तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर आता है 0। लेकिन अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, तब हमारा आंसर आता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 0। फिर अब आते हैं दूसरे पे, यानी कि tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, एंगल तो सेम ही रहेगा, अपॉन कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 डिवाइड बाई, क्योंकि ये डिवाइड का साइन लगा हुआ है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2।
अब क्या करेंगे 1/2 ये डिवाइड है, इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, लेकिन 3 किस में रहेगा, रूट में। 2 से 2 हो गया कैंसिल, आ गया कितना 1/√3। तो यहाँ से आप tan 30 डिग्री की वैल्यू आती है 1/√3। अब अगर हम बात करें 45 डिग्री की, जो आपका tan 45 डिग्री की वैल्यू होगी, tan 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin 45 अपॉन cos 45। ठीक है, sin 45 की क्या वैल्यू होती है, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 डिवाइड का साइन लगा इसलिए डिवाइड लगाया, और cos 45 की भी सेम वैल्यू होती है यानी कि 1/√2। क्या हो जाएगा, जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई √2/1। मल्टीप्लाई डिवाइड से जब मल्टीप्लाई चेंज हुआ 1/√2 था, ये √2 ऊपर चला गया, 1 नीचे चला आया, यहाँ से आपका क्या आ गया, यहाँ से आ गया 1, यानी कि tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, tan 45 डिग्री की वैल्यू हो गई 1। ठीक, अब आ जाते हैं tan 60 पे। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री होगा sin 60 अपॉन cos 60। ठीक, sin 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 लिख देते हैं, डिवाइड cos 60 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से √3/2 डिवाइड चेंज हुआ मल्टीप्लाई √2/1, √2 से √2 कैंसिल। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे √3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/1 होगा, √2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1/2 है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे √3, यानी कि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, tan 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा tan 90 पे। tan 90 की बात करें, tan 90 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री हो जाएगा sin 90 अपॉन में cos 90। sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, नहीं sin 90 1 है, sin 90 की वैल्यू होती है 1, और cos 90 की वैल्यू क्या है, cos 90 की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0 रख देते हैं। मैंने क्या कहा था, जब भी कोई नंबर 0 से डिवाइड होता है तो उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर आता है इनफाइनाइट, या हम बोलते हैं अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, कुछ भी बोलते हैं। ठीक, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें इसकी वैल्यू पता हो गई, साइन की, कॉस की, टेन की, इसी का जस्ट अपोजिट हमारा कॉसेक, इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, और इसकी वैल्यू और इसकी, इन सब की वैल्यू भी हमें पता हो जाएगी। ठीक है, ये सब मैं पहले पिछले लेक्चर में करा चुका हूँ बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। इसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होंगे। अब अगर ये चाहते हैं आप कि tan 45 sin 45 cos 45 इन सब का मैं प्रूव कराऊँ, इन सब की प्रूफ से जो वैल्यू आती है, जैसे ये आई है sin 45 इज इक्वल टू 1/√2, ये कैसे आई है, अगर आप ये चाहते हैं तो बताओ, प्रूव करा देता हूँ। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आते हैं इसी पे। ठीक है, चलिए देखिए, मैं अभी तक जितना भी लेक्चर लिया उसमें सभी लेक्चर्स में एक चीज़ बोलता हूँ, और वो क्या बोलता हूँ कि जब भी आपको कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मिले, क्या मिले, जब भी आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मिले, आप सबसे पहले क्या करो, आप सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, ये आपका क्या हो गया, ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी। कोई ज़रूरी नहीं, चाहे जिसको आप ए मानो, चाहे जिसको बी मानो, चाहे जिसको सी मानो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं,
ठीक है। ABC हो गया ये। ABC होने के बाद अगर ये एंगल C जो है आपका, अगर एंगल C आपका 90 डिग्री है तो जो एंगल A होगा और एंगल B होगा, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है, एंगल A, एंगल B और एंगल C क्या कहती है, मतलब किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो अगर हमारा एंगल A प्लस एंगल B, एंगल C अगर हमें 90 दे दिया गया है तो यहाँ से जो हमारा एंगल A और एंगल B निकल के आता है वो क्या निकल के आएगा? 90। 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। अगर एंगल A और एंगल B का सम 90 है तो इसका मतलब ये है कि एंगल A और एंगल B दोनों ही एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल क्यों होंगे? एक्यूट एंगल क्या होते हैं? सबसे पहले तो जानेंगे। एक्यूट एंगल ये वो एंगल्स होते हैं जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होता है। अगर यहाँ पे दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है, इसका मतलब ये है कि दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री से कम होंगे, तभी तो दोनों को हम सम करेंगे तभी 90 डिग्री आएगा। अगर दोनों ही 90 डिग्री से कम हैं, दोनों ही एंगल कैसे हैं? दोनों ही एक्यूट एंगल हैं, ठीक है। अगर दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री से कम हैं, दोनों ही एक्यूट एंगल हैं। अब एक्यूट एंगल हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम फाइंड क्या करने वाले हैं? हमें फाइंड क्या करना है? हमें साइन 45, साइन 45, कॉस 45 और tan 45 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपके NCERT में है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। इसको क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि आपकी ये NCERT में इसका प्रूफ दिया गया है, इसलिए मैं उसको समझा रहा हूँ आपको। कहीं अगर मान लीजिए पूछ लिया जाता है आपसे कि tan साइन 45 डिग्री वैल्यू 1/√2 कैसे आई, तो आप क्या बताओगे? इसलिए मैं पहले से समझा दे रहा हूँ। अब मैं ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि एक एंगल में 45 डिग्री ले रहा हूँ। क्यों 45 डिग्री ले रहा हूँ मैं? क्योंकि हमें 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में जो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी वैल्यू बतानी है। तो ले लेते हैं। अगर मैं इसको 45 डिग्री ले लूँ, अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे एंगल B को 45 डिग्री ले लेता हूँ, अगर मैं एंगल B को 45 डिग्री ले लेता हूँ तो एंगल A जो होगा वो अपने आप ही 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों अपने आप 45 डिग्री हो जाएगा? क्योंकि एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों का सम कितना है? 90 डिग्री है। एंगल C पहले से ही दे दिया है कि कितना है, वो 90 डिग्री। बचा क्या? एंगल A और एंगल B दोनों का सम कितना होना चाहिए? दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। अब यहीं से ध्यान दीजिए, एंगल A और एंगल B का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। और अगर मैं ये मान लूँ कि एंगल B इज इक्वल 45 डिग्री है, क्यों मान लूँ 45 डिग्री है? क्योंकि हमें 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं एंगल B को 45 मान लूँ तो जो हमारा एंगल A आएगा वो अपने आप ही 45 निकल के आ जाएगा। 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 45। तो यानी कि यहाँ से हमारा क्या आ गया? यहाँ से हमारा ये आ गया कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। एंगल A जो है हमारा एंगल B के इक्वल है। और अगर हमारा ये आ जाता है कि जो हमारा एंगल A है वो एंगल B के इक्वल है, तो क्लास 9th में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक थ्योरम पढ़ी है। कौन सी थ्योरम है? थ्योरम ये कहती है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब एंगल B के सामने जो साइड है AC, एंगल B के सामने जो साइड है AC, वो एंगल A के सामने जो साइड है BC, वो आपस में इक्वल होगी। और ये इक्वल क्यों होगी? इनकी जो थ्योरम है, थ्योरम क्या कहती है? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इसी का वाइस वर्सा भी होता है। मतलब अगर आपको ये दोनों साइड्स इक्वल दिए हैं तो उसके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है।
चलिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? ध्यान से देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ये दोनों कैसे हो गए? ये दोनों ही आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो अगर मैं इसको ले लूँ ए, तो ये भी ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर मैं ए सी इज इक्वल टू ए लेता हूँ तो जो तुम्हारा बी सी है वो भी ए के इक्वल हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? यहाँ से होगा। एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो वहाँ से अगर ए सी जो है ए है तो बी सी भी ए होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे? अब हम ध्यान देने वाली बात ये है कि एंगल ए भी 45 है, एंगल बी भी 45 है। तो चाहे आप एंगल ए लो, चाहे आप एंगल बी लो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा एंगल ले रहे हो। मैं ले लेता हूँ एंगल ए। मैं कौन सा ले रहा हूँ? एंगल ए। एंगल ए अगर मैं लेता हूँ तो जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से मैं एक चीज़ बताता हूँ, पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। फिर क्या लिखना है? ठीक। अब क्या करेंगे? एंगल ए को ले रहा हूँ और जो कि कितना दिया है? 45 डिग्री। फाइंड हमें क्या करना है? साइन 45, कॉस 45 और tan 45। इन सबको फाइंड करने के लिए, साइन फाइंड करने अगर हमें जाना है तो हमें हाइपोटेनस की ज़रूरत पड़ेगी। कॉस 45 फाइंड करने जाएंगे तब भी हमें हाइपोटेनस की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ हमारा tan एक ऐसा है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस की ज़रूरत है, हाइपोटेनस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे हाइपोटेनस। अगर हम एंगल ए ले रहे हैं, एंगल ए के लिए जो आपका बेस होगा एंगल ए के लिए जो आपका बेस होगा, बेस क्या होता है? जिस साइड पे एंगल बना हुआ होता है वही होता है आपका बेस। एंगल ए के लिए जो आपका बेस होगा, बेस क्या होगा? ए सी, जो कि कितना है? ए। अगर हम बात करें परपेंडिकुलर की, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? एंगल ए के जस्ट सामने वाली से, जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल ए के जस्ट सामने वाली साइड बी सी, तो बी सी क्या है? परपेंडिकुलर, और जिसकी लेंथ कितनी है? ए। हाइपोटेनस की बात करें तो राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस, जो कि हमें फाइंड करनी है। फाइंड कैसे करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल है, तुरंत हम अप्लाई कर देंगे। क्या तुरंत हम क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरियन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरियन थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। तो हमारा पाइथागोरियन थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरियन थ्योरम हमारा कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए कर देते हैं। पाइथागोरियन थ्योरम हमारा क्या कहता है? वो ये कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस मतलब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब बी सी का स्क्वायर प्लस बेस मतलब ए सी का स्क्वायर। यहाँ से अब क्या आ जाता है? यहाँ से आ जाता है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी मतलब ए का स्क्वायर प्लस ए सी मतलब ए। यहाँ से आपका जो ए बी स्क्वायर आ जाता है वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर। ठीक, यहाँ से जब आपका ए बी आ गया तो क्या आ गया? अंडर रूट 2a स्क्वायर। ठीक, ए बी पे इधर स्क्वायर था, उधर गया तो अंडर रूट। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ए बी
जब भी हम अंडर रूट सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू प्लस माइनस में आती है, लेकिन यहाँ पे हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे। क्यों प्लस वाली वैल्यू लेंगे? क्योंकि ये हमारी लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो ये तो हो गया √2। अब अंदर में बात करूँ तो a मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? a मल्टीप्लाइड बाई ए। तो यहाँ पे आपका a मल्टीप्लाइड बाई ए यानी कि a का बना पेयर, तो जिसका पेयर बनता है वो आ जाता है बाहर। तो यहाँ से आपकी AB की वैल्यू क्या आ गई? AB की वैल्यू आ गई a√2। ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं? हमें जो निकालना है हम उसकी बात करते हैं। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है साइन 45। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा यानी कि एंगल ए, साइन एंगल ए यानी 45 डिग्री, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा AB। थीटा यहाँ पे क्या है? 45 यानी कि साइन 45 इज इक्वल टू कितना हो गया? BC। BC की वैल्यू क्या है? A। AB की वैल्यू क्या है? a√2। A से A क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ से आपका साइन 45 डिग्री क्या आ जाता है? 1/√2। यह आ गई आपकी साइन 45 डिग्री की वैल्यू। ठीक। अब हम किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं cos 45 डिग्री की। तो जो आपका cos थीटा होता है, cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए के लिए बेस क्या होगा? बेस होगा AC। बेस क्या होगा? बेस होगा AC। और हाइपोटेनस तो फिक्स ही है, AB ही होगा। थीटा क्या है? 45 डिग्री। AC की वैल्यू क्या है? AC की वैल्यू है A। और AB की वैल्यू a√2। A से A कैंसिल। यहाँ से आपका जो cos 45 डिग्री आता है वो क्या आता है? 1/√2। ठीक है। फिर अब क्या बचा? अब बच रहा है हमारा tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ये निकालना है। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा BC अपॉन बेस। बेस क्या होगा? बेस होगा AC। थीटा यहाँ पे क्या है? थीटा है 45 डिग्री। BC की वैल्यू क्या है? BC की वैल्यू है A। और AC की वैल्यू क्या है? A। तो A से A हो गया कैंसिल। तो यहाँ से हमारा tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या आती है? tan 45 डिग्री वैल्यू आती है 1। ध्यान से देख लीजिए इसको। ठीक है। और कहीं अगर कोई दिक्कत हो बताइए। ध्यान से अच्छे समझ लीजिए इसको एक बार, फिर आते हैं अगले पे। ठीक है। चलिए, अब ये हो गया साइन 45, cos 45 और tan 45 डिग्री वैल्यू। अब अगर हम बात करें, किसकी बात करें? अगर हम बात करें एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री की, अगर हम बात करें कि हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री की, cos 30 डिग्री और cos 60 डिग्री की, और tan 30 डिग्री और tan, ठीक है,
tan 60 डिग्री की। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको कैसे फाइंड करेंगे हम, इसको भी हम सेम जैसे हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे जैसे हम tan 45 डिग्री की वैल्यू निकाले हैं सेम उसी तरह से हम tan 30 डिग्री और 60 डिग्री, sin 30 डिग्री 60 डिग्री, cos 30 डिग्री 60 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री आप सॉल्व करने जाएँ तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा ताकि स्पेस हो जाए। सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक, बना लिया। फिर दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम आपको लिखना है, दूसरा काम आपको लिखना है PBP अपॉन HHB, ये हो गया आपका दूसरा काम, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो आपका ये एंगल अप्लाई होगा वो राइट एंगल पे अप्लाई होगा और कैसा एंगल होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। लेकिन प्रूव करने के लिए हम कैसा ट्रायंगल लेंगे, हम लेंगे एक एक्यूट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। चलिए एक मिनट बताते हैं। देखिए ठीक है, कैसा ट्रायंगल लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर दो राइट एंगल होंगे। अब देखिए अगर मैं ये कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लूँ, ABC, अगर ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर लिख देता हूँ नहीं भूल जाऊँगा, ABC जो है इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ABC अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये हुआ AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तीनों एंगल्स कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के। यानी कि ये वाला एंगल आपका हो गया 60 डिग्री, ये वाला भी एंगल हो गया 60 डिग्री, और ये वाला भी एंगल क्या हो गया 60 डिग्री। अब मैं इसको बाहर क्यों लिख रहा हूँ, बाहर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अपोजिट वर्टेक्स से जब भी कोई एल्टीट्यूड गिरता है अपोजिट साइड पे, तो वो इस साइड को बाइसेक्ट करता है। मान लीजिए पॉइंट ये P है, तो वो इस साइड को क्या करेगा, वो इस साइड को बाइसेक्ट करेगा और वो इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, अगर मान लीजिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ से कोई एक इस वाले वर्टेक्स से कोई भी अपोजिट, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, तुम्हें समझना एक है, अगर यहाँ से कोई एक लाइन स्ट्रेट लाइन अपोजिट वाली साइड पे पड़ती है तो क्या होगा, वो ये जो एंगल है उसको भी बाइसेक्ट करेगी और ये जो साइड है इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यानी कि बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये सेम कंडीशन यहाँ पे होती है। अगर मैं इसको मान लूँ ये A है, ये पूरा भी A है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये पूरा भी A है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A/2 और ये क्या हो जाएगा A/2। क्यों A/2 हो गया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक एल्टीट्यूड गिर रहा है। एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन पड़ रही है, तो वो क्या करती है, वो एंगल को भी बाइसेक्ट करती है और साइड को भी बाइसेक्ट करती है। ठीक है, यहाँ से इतना क्लियर हुआ। अगर इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, और आगे क्या है, अगर इतना क्लियर हो गया बाकी सब खत्म है, यानी कि आसान है। अगर ये इतना पूरा 60 डिग्री है और ये लाइन AP जो है वो इस पूरे एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो जो आपका ये होगा ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई लाइन मान लीजिए 60 डिग्री एंगल है और कोई लाइन ये मान लो P है, A है,
बी है, ओ है। अगर ओ पी एक लाइन है जो एंगल ए ओ बी को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी 30 डिग्री हो गया और ये भी 30 डिग्री हो गया, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पे हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और दो राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ही बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा? सबसे पहले हम 30 डिग्री के, और 30 डिग्री हम सबसे पहले 30 डिग्री के लिए फाइंड करते हैं। चाहे आप ये वाला ट्रायंगल ले लो, यानी कि ए बी पी, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, चाहे आप ए पी सी, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं ले लेता हूँ ये ए पी बी। हम किसके लिए फाइंड करेंगे? पहली बार 30 डिग्री लिए, यानी कि आपका जो थीटा हो गया, थीटा कितना हो गया? थीटा हो गया आपका 30 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैं तो कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ? इन ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी राइट एंगल कहाँ पे है? राइट एंगल है पी पे, राइट एंगल एट पी, पी पर हो गया हमारा राइट एंगल। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि 30 डिग्री में ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ? 30 डिग्री। अगर मैं 30 डिग्री ले रहा हूँ तो 30 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर, यानी कि जो आपकी बी और पी है वो हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, और 30 डिग्री जिस साइड पे बना हुआ है, यानी कि ये तो हमारा हाइपोटेनस होगा ना। राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड आपकी होती है हाइपोटेनस, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और जिस साइड पे आपका एंगल बना हुआ है वो आपका क्या होता है? वो होता है बेस, यानी कि यहाँ पे जो आपका ए पी है वो क्या हो जाएगा? बेस। ठीक, इतना क्लियर है? अब देखते हैं, अब यहाँ पे क्या होगा? अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ तो मुझे परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? a/2। बेस पता है, बेस नहीं पता है, ध्यान दीजिएगा, बेस हमें यहाँ पे नहीं पता है, बेस नहीं पता है, बेस की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें हाइपोटेनस पता है, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? हाइपोटेनस है ए बी, हाइपोटेनस क्या है हमारा? ए बी, और उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है ए। तो हम तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। हम क्या, चलिए कर देते हैं अप्लाई। इसी वाले ट्रायंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। कर दिया। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा क्या है? हाइपोटेनस है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस मतलब ए पी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मतलब पी बी का स्क्वायर। ठीक, अब करते हैं हम इसको सॉल्व। चलिए, ए बी की वैल्यू क्या है? ए बी हमारा क्या है? हाइपोटेनस, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, ए बी हो गया हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? ए, यानी कि रख देते हैं ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी हमारा क्या है? ए पी है बेस, जिस एंगल पे, जिस लाइन पे, जिस साइड पे एंगल बना हुआ होता है वो होता है हमारा बेस। ए पी हमारा क्या हो गया? बेस, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस पी बी क्या है? जिस एंगल की हम बात करते हैं उसी के जस्ट सामने वाली साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर, तो पी बी आपकी क्या है? परपेंडिकुलर, और पी बी की वैल्यू क्या है? a/2 का होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए ये हो गया ऐसे ए स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। ये कैसे हो गया?
बी की होल पावर m क्या होता है, a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m। ठीक है, इसीलिए मैं इसको इस तरह लिख दिया हूँ। ये एक्सपोनेंट एंड पावर है क्लास 8 में। आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया ए पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या करना है, अब ले लेते हैं इसका एलसीएम। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा एलसीएम आ गया 4। हम इसको क्या करते हैं, 4 लाने के लिए हम इसको फोर्स मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फोर्स मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा ये मेथड होता है कि डिनोमिनेटर से एलसीएम को हम डिवाइड करते हैं और जो हमारा आंसर आता है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से हमारा क्या आ गया, 4 मल्टीप्लाइड बाई ए पी का स्क्वायर प्लस कैंसिल हो गया, बचा ऊपर क्या, ए स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से ए स्क्वायर क्या हो गया, 4 ए पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4 इधर डिवाइड में था, इधर आया तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया 4 ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, इज इक्वल टू 4 ए पी का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे ये होगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों की ही पावर सेम है। इसके आगे 4 लिखा है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, यानी कि 1 लिखा है। 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3, और ए स्क्वायर ही रहने देंगे। जैसे कि अगर हम कहें 4x माइनस x, तो क्या होगा 3x कैसे होगा, इसके सामने 4 है, इसके सामने 1 है, 4 माइनस 1 3 हो गया, और x यहाँ पे x आ गया। जो यहाँ पे रहेगा अल्फ़ाबेटिकल टर्म जितने भी पावर में रहेगा, अगर सेम पावर है तभी माइनस होगा, सेम पावर है तभी प्लस होगा, और उस केस में जो पावर यहाँ पे वैल्यू होगी अल्फ़ाबेट वाली, वो यहाँ पे आ जाएगी माइनस प्लस करने के बाद। ठीक, अरे भैया मक्खियों की बैठ गई क्या, नहीं सही है। अब देखिए, अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए पी का स्क्वायर। अब 3a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। अब अंडर रूट 3a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए पी पे स्क्वायर लगा था, इधर आया था अंडर रूट। अब यहाँ देखिए ये कैसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाइड बाई ए अपॉन में 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। 4 ऐसे ही तो लिखा होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से ये हो गया रूट 3, इसको भी इतना एलेबोरेट ना करिए। देखो रूट के अंदर किसका किसका पेयर बन रहा है, ए का, तो जिसका पेयर बना वो आ गया बाहर, अंदर क्या बचा रूट 3। इसके अपॉन में दोनों का ही पेयर बन रहा है, यानी कि आ गया 1 2 बाहर, यहाँ क्या बचा ए पी, यानी कि जो आपकी ए पी की वैल्यू आई वो क्या आई, रूट 3/2 ए पी की वैल्यू क्या आती है आपकी, ए पी कहाँ है, ए पी की वैल्यू आती है रूट 3/2 ए। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई रूट 3/2 या ए रूट 3/2, मल्टीप्लाई में है कुल मिलाकर रूट 3 के साथ, बस और कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे, अब हमें अगर साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, किसकी, अब हमें अगर निकालनी है ज़्यादा ऊपर तो नहीं हो गया, साइन 30 डिग्री कैसे निकलेगी, साइन 30 डिग्री, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और थीटा यहाँ पे क्या है 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा पी बी, परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा पी बी, और हाइपोटेनस क्या होगा ए बी। ठीक,
थीटा मतलब 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बी। पी बी की वैल्यू क्या है, a/2 होल डिवाइडेड बाई ए बी। ए बी कहाँ गया, ए बी की वैल्यू है a यानी कि a/1। तो यहाँ से जो आपका साइन 30 डिग्री आता है वो क्या हो जाएगा, a/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/a। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, बहुत ज़रूरी हुआ ये, डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई a। अब जब भी इसका मतलब डिवाइड ही तो होता है भाई, इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो जब भी डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो वो ये वाला टर्म पूरा रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ से ए हो गया कैंसिल, यहाँ से ए हो गया कैंसिल। आपका जो साइन 30 डिग्री आया कितना आया, 1/2। ठीक है, अगर साइन 30 डिग्री 1/2 आ गया तो कॉसेक 30 डिग्री साइन का जस्ट अपोजिट, जस्ट रिवर्स होता है कॉसेक 30 डिग्री। और कॉसेक 30 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी की रिवर्स, यानी कि 1/2 की जगह क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2/1। ठीक है, अब ये हो गया आपका साइन 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो 30 डिग्री के लिए आपका बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा AP अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा AB। जो आपका यहाँ से कॉस 30 डिग्री हो गया वो क्या हो गया, AP मतलब A मल्टीप्लाइड बाई √3/2 अपॉन ये वाला अपॉन AB मतलब A यानी कि a/1। यहाँ भी सेम उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। कैसे, a√3/2, इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड लगाया a यानी कि a/1। तो a√3/2 जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, 1/a। a से a हो गया कैंसिल, बचा क्या, √3/2। ठीक है, यहाँ भी देख लेते हैं ये कैसे हो गया। ये हो गया cos 30 डिग्री इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई √3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/a। a/1 था वो रिवर्स हो गया ऊपर a/1। और अगर ये नहीं समझ में आता तो आप ये समझ लीजिए, इस तरह से हुआ। a से a हो गया कैंसिल, बचा क्या आपका, ये 1/√3 नहीं है। एक मिनट, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे, और ये फिर से कर देता हूँ इसको। a/1 था तो यहाँ से आपका जो cos 30 डिग्री आया वो क्या आया, a मल्टीप्लाइड बाई √3/2। ठीक, और क्या हुआ, ये a/1 था, रिवर्स होके क्या हो गया, 1/, रिवर्स होके क्या हो गया, ये 1/a। a से a हो गया कैंसिल, यहाँ से आ गया आपका √3/2। यानी कि जब भी cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो क्या होती है, √3/2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बचा हुआ हमारा क्या है, बचा हुआ है हमारा tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ से tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा PB। और बेस क्या होगा, बेस होगा AP। ठीक, तो यहाँ से जो आपका tan थीटा मतलब 30 डिग्री क्या आ जाता है, PB की वैल्यू क्या है, a/2 होल डिवाइडेड बाई AP की वैल्यू क्या है, a√3/2। सेम इसी तरह ये भी सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, a/2 इसका मतलब होता है डिवाइड, तो लगाया डिवाइड a√3/2। यहाँ से a/2 डिवाइड जगह मल्टीप्लाई अपॉन 2/a√3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1/√3। ठीक है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, a/2
फिर ये क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है मल्टीप्लाई में जाके, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा 2 के साथ ए के साथ मल्टीप्लाई में, और a√3 2 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, एक ना 10 और 30 डिग्री। तो यहाँ से आपका 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। ये यानी समझ में आया, तो आप इस तरह देख लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ से आपका साइन कहाँ गया भाई, साइन 30 कॉस 30 और टेन 30 की वैल्यू आ जाती है। अब आपका होमवर्क क्या है, अब आपका होमवर्क ये है, होमवर्क क्या है, होमवर्क है साइन 60 कॉस 60 और टेन 60 की वैल्यू आप निकाल के लाएंगे, ठीक है। आप इसको निकालेंगे, फिर अगली क्लास से मैं क्या करूँगा, अगली क्लास से मैं एक्सरसाइज, पहले मैं ये 3 एग्जाम्पल बताऊँगा आपको, ये NCERT का, उसके बाद मैं एक्सरसाइज 8.2 शुरू करूँगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं भैया, और उम्मीद क्या करते हैं, उम्मीद ये करते हैं कि आप लोग साइन 60 कॉस 60 और टेन 60 की वैल्यू निकाल के आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।